to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। एक ख्याति प्राप्त डायरेक्टर हुए हैं विजय तेंदुलकर। 70 के दशक का इनका लिखा एक नाटक है शांतता कोर्ट चालू आहे, मराठी भाषा में। इसके मायने हैं साइलेंस, द कोर्ट इज इन सेशन। 21 मार्च का दिन इसी साइलेंस को बनाए रखने और देश की सबसे बड़ी अदालत की बातों को ध्यान से सुनने का था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक बड़ी सुनवाई हुई। क्या दलीलें, जजों का क्या मत, क्या आदेश, इस पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। केंद्र सरकार ने 20 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें लिखा था कि सरकार की अपनी फैक्ट चेक यूनिट देश के अलग अलग सभी मास मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलने वाली खबरों पर नजर रखेगी। अब सरकार की बनाई इस यूनिट को जो खबर या जानकारी गलत या भ्रामक लगेगी, उस प्लेटफॉर्म को फिर वो खबर हटानी होगी। 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की बेंच ने साफ कहा कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा मसला है, इसलिए ऐसी यूनिट को अनुमति नहीं दी जा सकती। अब इस पूरे केस को अनफोल्ड करने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। साल था 2023। इस साल नरेंद्र मोदी सरकार ने इंटरमीडिएरी गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियम 2021 में संशोधन किया। यहाँ इंटरमीडिएरी मतलब टेलीकॉम सर्विस, फेसबुक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और गूगल जैसे सर्च इंजन। इन्हीं इंटरमीडिएरी से जुड़ी गाइडलाइंस में सरकार ने संशोधन किया और 3 खास बातें थी इसमें। पहली, केंद्र सरकार के पास एक फैक्ट चेक यूनिट नियुक्त करने का हक होगा। ये यूनिट इंटरमीडिएट पर चल रही केंद्र सरकार के कामकाज से संबंधित किसी भी खबर को जांच के बाद फर्जी, गलत या भ्रामक बता सकेगी। दूसरा, अगर सरकारी फैक्ट चेक यूनिट कंटेंट को गलत या भ्रामक बताती है तो इंटरमीडिएरी को 36 घंटे के भीतर जानकारी हटानी होगी। ऐसा नहीं किया तो जानकारी पोस्ट करने वाले यूजर पर आईटी एक्ट के तहत एक्शन हो सकता है। साथ ही इंटरमीडिएरी पर भी एक्शन होगा। यानी फेसबुक पर कोई पोस्ट है जिसे फैक्ट चेक यूनिट गलत बताती है, तब ये फेसबुक की जिम्मेदारी 36 घंटे में पोस्ट हटाए, वरना यूजर के साथ साथ फेसबुक वालों पर भी मुकदमा चलेगा। नियम कहते हैं ऐसे में इंटरमीडिएरी को दी गई वो सुरक्षा वापस ले ली जाएगी जो उन्हें दूसरों द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए उत्तरदायी होने से बचाती है। तीसरा नियम, अगर फैक्ट चेक यूनिट के इस एक्शन से यूजर संतुष्ट नहीं है तो वो इंटरमीडिएरी की तरफ से नियुक्त शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क कर सकता है। अगर यहाँ से भी संतुष्ट नहीं होता तो अपील ट्रिब्यूनल जा सकता है। यहाँ पर एक जानकारी ये भी समझ लीजिए कि इस अपील ट्रिब्यूनल में 3 सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा ही की जाएगी। इसमें जो सुनवाई हुई है उसके बाद ये कि तुम्हें मुद्दई, तुम्हें मुंसिफ, तुम्हें वकील हो, इसमें हमें मालूम है कसूर हमारा निकलेगा। तो कुछ वैसा ही है कि सरकार के खिलाफ अगर सरकार के की व्यवस्था में कोई सुराख है और उनकी ओर कोई आंखों में उंगली डालकर ये दिखाता है कोई खोजी पत्रकार या कोई ऐसा जर्नलिस्ट, तो उसे भी अपनी खबर का फैक्ट चेक वहां से होगा। तो अब आप बताइए कि कैसे कोई ये बता सकता है, और बता भी दे तो सरकार तो उसे अपने तरफ से, आखिर दुनिया में मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो अपनी आलोचना पर हंसे और अपनी अव्यवस्थाओं पर मुस्कुराए और ये कहे तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट, इसमें कोई भी आदमी अपनी आलोचना पर मुस्कुराए, ऐसा नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में, चूंकि ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में गया, बॉम्बे हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच यानी 2 जजों की पीठ में ये मामला इस मामले की सुनवाई हुई और दोनों जजों के मंतव्य यानी दोनों जजों का निर्णय अलग अलग था, जिसको हम फ्रैक्चर जजमेंट कहते हैं या स्प्लिट जजमेंट कहते हैं, हिंदी में उसको खंडित फैसला कहते हैं। तो इस पर कोर्ट ने तीसरे जज को नियुक्त किया है, चीफ जस्टिस ने, ताकि तीसरा ओपिनियन आ जाए और उसमें वो ओपिनियन जिस जज के साथ होगा, बहुमत के साथ वो फैसला, निर्णय लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस मामले में दोनों पक्षों की बातें सुनी और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की भी बातें सुनी और फिर कोर्ट ने कहा कि इसमें हमें बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए, यानी जस्टिस चंद्रोबर आदेश निर्णय का इंतजार करना चाहिए और 15 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई है। तो आगे क्या होता है, लेकिन 15 अप्रैल तक तो इस पूरी अधिसूचना पर रोक रहेगी, यानी फैक्ट चेकिंग टीम खुद ही फैक्ट चेक के दायरे में है। अब इस फैक्ट चेक यूनिट के बारे में सरकार का तर्क ये है कि जिस तरह फेक न्यूज़ का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में फैक्ट चेक यूनिट ज़रूरी है। ये बात भी ज़रूरी है कि न्यूज़ वेबसाइट सीधे इस नियम के दायरे में नहीं आती, उनका कान घुमाकर पकड़ा गया, क्योंकि न्यूज़ साइट्स भी वेब होस्टिंग सर्विस या सोशल मीडिया के ज़रिए ही अक्सर खबरों को प्रसारित करती हैं। यूट्यूब चैनल पर, जैसे आपकी लल्लन टॉप शो, बहुत संभावना है कि अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने यूट्यूब पर, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर देख रहे होंगे। अगर आपने
ललन टॉप की ऐप डाउनलोड कर रखी है वेबसाइट पर, तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। लेकिन जो पहले के 3 चैनल हैं ये इंटरमीडियरी के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो सरकार की तरफ से दलीलें थीं, लेकिन जब इस फैक्ट चेक यूनिट का ब्लूप्रिंट सामने आया, मसौदा सामने आया, तो आलोचना शुरू हुई और कई बड़ी संस्थाओं जैसे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगाई, कहा कि ये नियम असंवैधानिक है। याचिकाकर्ताओं में कई सिटीजन भी शामिल थे, संस्थाओं से इतर जैसे कॉमेडियन कुणाल कामरा। इन सब का दलील, इन सब का तर्क मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है इस मसौदे से। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने 18 जनवरी 2023 को जारी लेटर में यह भी लिखा कि फेक न्यूज़ तय करने की शक्तियां पूरी तरह से सरकार के हाथ में होना प्रेस की आज़ादी के खिलाफ है। 31 जनवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले पर खंडित फैसला सुनाया। जस्टिस गौतम पटेल ने फैक्ट चेकिंग यूनिट से जुड़े नियम को असंवैधानिक बताया। जस्टिस नीला गोखले ने संवैधानिक। तीसरे न्यायाधीश के दखल के बाद 11 मार्च को हाईकोर्ट ने फैक्ट चेक यूनिट के गठन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और तब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है। केंद्र की ओर से जारी नोटिफिकेशन पर भी रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दूसरी सुर्खी आई, दूसरी बड़ी खबर आई चुनाव आयुक्तों की हालिया नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करते हुए कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई है, फैसला सुनाया। रिटायर्ड आईएएस ज्ञानेश कुमार और रिटायर्ड आईएएस सुखबीर सिंह संधू को 14 मार्च को हम जानते हैं चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को खारिज कर दी। कांग्रेस कार्यकर्ता जय ठाकुर और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने ये याचिका लगाई थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने मामले पर सुनवाई की और 3 खास बातें कही। पहली, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अधिनियम 2023 पर फिलहाल रोक नहीं लगा सकते, इससे अव्यवस्था फैल जाएगी। दूसरी, नए चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कोई आरोप भी नहीं है, हमने जो व्यवस्था बनाई थी वो संसद की तरफ से कानून बनने तक के लिए ही थी। और तीसरी, संवैधानिक पीठ के 2023 वाले फैसले में ये बात कही नहीं थी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन पैनल में जुडिशरी से एक सदस्य का होना जरूरी है। हालांकि इस फैसले के साथ साथ बेंच ने केंद्र सरकार से कुछ सख्त सवाल भी पूछे, जैसे कि सिलेक्शन पैनल को उम्मीदवारों के नाम पर विचार करने के लिए पर्याप्त वक्त क्यों नहीं दिया गया। बता दें, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाए थे कि नाम फाइनल होने के कुछ समय पहले ही उन्हें उम्मीदवारों की लिस्ट दी गई। ये भी कहा कि सोचने का समय ही नहीं मिला। इसी बात पर कोर्ट ने अब सरकार से सवाल पूछा। 6 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। इस सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील प्रशांत भूषण, उन्होंने कहा आयोग में खालीपन था, उम्मीद थी कि इसे स्वतंत्र पैनल के जरिए भरा जाएगा, न कि कार्यपालिका के प्रभुत्व वाले पैनल से। जस्टिस दत्ता ने इस पर पूछा कि चुनौती का आधार क्या है। प्रशांत भूषण ने कहा आयोग की स्वतंत्रता। जस्टिस खन्ना ने कहा लेकिन हम कानून की संवैधानिकता पर विचार किए बिना उस पर रोक नहीं लगा सकते। चुनाव नजदीक है, हमें फैसले के संतुलन पर भी विचार करना होगा। फिर नियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ कोई आरोप भी नहीं है। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि एक आयुक्त के साथ चुनाव कराए जाएं, उन्हें तब तक काम करने दें जब तक उनका रिप्लेसमेंट नहीं आ जाता। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा आप ये नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग कार्यपालिका के अधीन है, वो जांच हम करेंगे, लेकिन फिलहाल हम कानून पर रोक नहीं लगा सकते। प्रशांत भूषण की इस पर दलील आई कि कोर्ट ने पहले भी कई कानूनों पर रोक लगाई है। इस पर बेंच ने सामूहिक रूप से कहा कि वो अपवाद थे। बहस आगे चलती है। वकील संजय पारेख पक्ष रखते हैं। संजय पारेख कहते हैं सीजेआई को सुझाव देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ऐसा न होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समाप्त कर देगा। इस पर बेंच ने कहा कि इसके 2 पहलू हैं, पहला अधिनियम और दूसरा अपनाई गई प्रक्रिया। प्रक्रिया अलग मुद्दा है, आपको नामों की जांच परख करने का मौका मिलना चाहिए था। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोले कि चयन समिति के सदस्य उम्मीदवारों को जानते थे। तब जस्टिस दत्ता ने कहा कि न्याय सिर्फ किया ही नहीं जाना चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। जनता के लिए सवाल उठाने की कोई गुंजाइश क्यों छोड़ी जाए। फिर जस्टिस खन्ना ने कहा कि जिस तरह से नियुक्त की गई इससे बचा जा सकता था। चयन समिति के व्यक्ति ने भी यही कहा कि उन्हें कुछ वक्त चाहिए था, लेकिन हम चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक की अर्जी खारिज कर रहे हैं। तो अब ये साफ हो गया है कि आगे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति इस नए कानून से होगी या अभी भी इसमें कोई पेच है। हमने पूछा एक्सपर्ट से। क्योंकि इस मामले में अभी कोर्ट ने इसे अगले महीने सुनवाई के लिए लगा दिया है, तो फिलहाल कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है। और सुनवाई के दौरान कोर्ट की जो टिप्पणियां थी उसे भी देखते हुए यही लगता है कि ये संसद का अधिकार है कि वो कानून बनाए और कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है कि उस कानून की समीक्षा करे, न्यायिक समीक्षा करे। तो न्यायिक समीक्षा के अधिकार का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट जरूर करेगा, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में इन दोनों आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
तो यानी इन दोनों आयुक्तों की नियुक्तियां तो बनी रहेंगी, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया पर, इस पूरे संशोधन पर, इस नए कानून पर जिसके तहत ये नई नियुक्तियां हुई हैं, उस पर अपने न्यायिक परीक्षण के अधिकार का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट करेगा। और ये प्रक्रिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी चयन समिति का सदस्य होना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने जब इस मामले में संसद के आगे बिल लेकर आई तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दरकिनार कर दिया गया था, और उसमें प्रधानमंत्री की ओर से नियुक्त एक मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और जिसकी टीम की अगुवाई प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं, उसे रखा गया। इस पर सरकार ने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि न्यायिक सदस्य नहीं होना, यानी जुडिशियल मेंबर इसमें नहीं होना, इससे ऐसा नहीं लगता कि अगर जब तक जुडिशियल मेंबर नहीं होगा तब तक निष्पक्ष नहीं होगी समिति। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हमेशा निष्पक्ष होते हैं, तो ऐसा इनकी ये दलीलें हैं। अब उसमें अगली सुनवाई पर देखते हैं कि कोर्ट इन दलीलों से कितना संतुष्ट होता है। इस पूरे मसले को, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को और इसके प्रावधानों को हमने 14 मार्च के शो में, ललन टॉप शो में विस्तार से कवर किया था। आपको आज के शो के डिस्क्रिप्शन में उस एपिसोड का लिंक मिल जाएगा। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट से आए तीसरे बड़े अपडेट की तरफ। पतंजलि आयुर्वेद के को-फाउंडर बाबा रामदेव और एमडी आचार्य बालकृष्ण ने बिना शर्त के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष माफी मांग ली है। ये मामला इलाज और दवाओं से जुड़े भ्रामक विज्ञापन दिखाने से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद भी पतंजलि ने इस तरह के विज्ञापन छपवाए थे, फिर उन्हें अवमानना का नोटिस मिला और इसी नोटिस के बाद बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने माफी मांगी। साथ ही एक हलफनामा भी दिया कि आगे से ऐसा नहीं होगा। तो क्या माफी मांगकर पतंजलि ने एक तरह से ये मान लिया कि उन्होंने इलाज के जो दावे किए थे वो भ्रामक थे? हमने पूछा जानकारों से। माफी से तो यही लगता है कि आदमी अपराध स्वीकार कर ले, लेकिन अब यह है कि स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण वाक्पटु हैं, बोलने में उनका कोई सानी नहीं है, चकल्लस बढ़िया बातें करते हैं, तो अब उसमें वो किस अपने कुनैन की गोली को कौन सी चाशनी में लपेटकर, कौन से फ्लेवर की चाशनी में लपेटकर पेश करते हैं, ये तो भविष्य में देखना होगा। लेकिन बिना शर्त क्षमा मांगना इस बात का संकेत है, और ये पुरातन आर्ष परंपरा में यह है कि जब आप क्षमा मांगते हैं तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि हमसे अपराध हुआ है, हमसे भूल या चूक हुई है, जाने में अनजाने में, ज्ञाता ज्ञात सकल दोष परिहार्थम, तो उसके लिए उन्होंने क्षमा मांग ली है। तो इससे तो बिल्कुल यही लगता है। और अमूमन कोर्ट में देखा गया है कि कोई आदमी बिना शर्त क्षमा मांग ले और अपनी गलती स्वीकार कर ले तो कोर्ट बड़ा महामना, बड़ा हृदय दिखाते हुए उसे क्षमा कर भी देते हैं, और कई बार कुछ हिदायतों के साथ क्षमा करते हैं, कई बार ऐसे ही क्षमा कर देते हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस माफीनामे का असर कोर्ट पर कितना पड़ता है, और कोर्ट क्या कोई शर्त लगाता है, या कोर्ट सीधा सीधा उनको कह देता है कि ठीक है, आइंदा ऐसा ध्यान मत देना, जाइए अब अपने काम में लगिए। कोर्ट ने बीती 27 फरवरी को एक आदेश जारी किया था जिसका जवाब पतंजलि की ओर से दाखिल नहीं किया गया, और इसी के बाद दोनों को पेशी पर बुलाया गया था। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने यह भी पूछा था कि आप दोनों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस क्यों ना चलाया जाए। क्या माफी मांगने के बाद उन्हें इस मामले में राहत मिल जाएगी, ये भी जानते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये तो अभी उनका उत्तर आया है, लेकिन कोर्ट ने पिछली सुनवाई में अपने आदेश में कहा था कि स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी तक तो कोर्ट ने उन्हें किसी तरह की कोई मुरव्वत नहीं की है या कोई तरह की राहत नहीं दी है। कोर्ट ने यह भी नहीं कहा, अभी तक तो सिर्फ उनका माफीनामा आया है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि एक बार तो इन दोनों को कोर्ट के इजलास में हाजिर होना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं कि कोर्ट उनको कितनी देर वहां पर बिठा के रखता है या कितनी जल्दी उनके मामले का निपटारा हो जाता है, क्योंकि ये अदालतें ही हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं, और हर एक केस की अपनी किस्मत होती है। कोई बिल्कुल आते ही पहली तारीख पे निपट जाता है और कहीं निर्णय आने में बरसों लग जाते हैं। वो शेर है ना, कहते हैं किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई तमाम उम्र सफर में रहा। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से आज अहम खबर आई। खबर बताने से पहले आपको एक तारीख याद दिलाते हैं, 18 मार्च। इस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर हुई सुनवाई के दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ ने एसबीआई से कहा था कि 21 मार्च तक बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी कोर्ट और चुनाव आयोग के सामने रखी जाए। हर जानकारी मतलब हर जानकारी, यूनिक नंबर भी शामिल है जिससे पता चले कि अमुक व्यक्ति या कंपनी द्वारा खरीदा गया बॉन्ड बनाया किस पार्टी ने। और कोर्ट ने यह भी कहा कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक एसबीआई एफिडेविट दाखिल करे कि उसने सारी जानकारी दे दी है। डेडलाइन 21 मार्च की शाम 5 बजे की थी। एसबीआई ने तेजी दिखाई और डेडलाइन के 1.5 घंटे पहले ही कोर्ट में हलफनामा दे दिया। इंडिया टुडे के संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी
उपलब्ध करा दी गई है। इसमें बॉन्ड का यूनिक नंबर, इसकी कीमत, खरीदार का नाम, भुगतान पाने वाली पार्टी का नाम, बैंक अकाउंट के आखिरी 4 डिजिट और भुनाए गए बॉन्ड की कीमत और नंबर शामिल हैं। ये भी बताया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कि साइबर सिक्योरिटी के चलते राजनीतिक दलों का पूरा बैंक खाता नंबर और बॉन्ड खरीदने वाले के KYC डिटेल्स सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। आपको याद दिला दें, बॉन्ड के यूनिक नंबर मिल जाने से ही डोनर और रिसीवर की जानकारियों का मिलान हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब रुख करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से अग्रिम प्रोटेक्शन मांगने वाली याचिका खारिज कर दी। ईडी केजरीवाल को 9 समन दे चुका है, वो पेश नहीं हुए। हाई कोर्ट गए और भरोसा मांगा कि अगर वे पूछताछ के लिए ईडी के पास जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा, आपको ईडी के सामने पेश होना होगा और हम गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। इससे पहले 20 मार्च को भी केजरीवाल ने ईडी का समन रद्द करने और गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और तब भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद 21 तारीख को फ्रेश पिटीशन लगाई गई, इसे भी अदालत ने खारिज कर दिया। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए चलते हैं न्यूज रूम अपने साथियों के पास। अभी दिल्ली में फिलहाल पैनिक की स्थिति है। जो खबरें चल रही है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसी भी वक्त अरेस्ट किया जा सकता है। ये खबर हम अपने हवाले से नहीं बता रहे हैं। आपके दो जो शीर्ष नेता हैं, सौरभ भारद्वाज और आतिशी, इन्होंने बयान दिया है कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने की तैयारी है। इसको लेकर उनके पास अपने कारण हैं। जैसे ईडी की टीम ज्वाइंट डायरेक्टर की पहुंची तो एक फुल कॉन्वॉय के साथ पहुंची। यूजुअली 2 गाड़ियां जाती हैं, लेकिन यहाँ पे वज्र वाहन भी था और भारी संख्या में दिल्ली पुलिस की फोर्स भी थी। केजरीवाल के घर के आगे, आधिकारिक आवास के आगे एक बड़ी सी बैरिकेडिंग की गई, लोगों को बाहर की तरफ रोका गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कॉल दी गई थी कि भारी संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जुटे केजरीवाल के घर के बाहर। सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि वो लगातार अरविंद केजरीवाल से और उनके सचिव से कोशिश कर रहे हैं फोन पे कांटेक्ट करने की, लेकिन लग रहा है कि ईडी के अधिकारियों ने उनके फोन जब्त कर लिए हैं। पता नहीं कि मामला जो आप समझ रहे हैं कि पूरा शराब घोटाले का है। इसमें हाईकोर्ट में वो पैरेलल हियरिंग चल रही है, लेकिन जब ये सब हो रहा था, इस पैनिक सिचुएशन में अरविंद केजरीवाल के वकील पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं कि वो इस मामले को अर्जेंटली सीजीआई के सामने रख सकें, इसलिए वो रजिस्ट्रार जनरल के पास गए हैं। अगर रजिस्ट्रार जनरल इस मामले को अर्जेंट हियरिंग लायक समझते हैं तो वो सीजीआई के सामने लेके जाएंगे और सीजीआई फिर इसे किसी माकूल बेंच को ट्रांसफर करेंगे, जहां पे इस मामले को सुना जाएगा, ताकि जो अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट से इमीडिएट रिलीफ मिले या ना मिले, इस पे बात साफ हो सके। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। सुर्खियों में सबसे पहले चुनाव आयोग से जुड़ी खबरें। 2 अपडेट है। पहला, आपके फोन पर बीते कुछ दिनों में संभवतः एक मैसेज आया होगा केंद्र सरकार की तरफ से, विकसित भारत वाला। चुनाव आयोग ने IT मिनिस्ट्री से कहा है कि इस तरह के संदेश तुरंत रोकिए, ये भी कि ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग ने इस मामले में मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी। दरअसल आयोग को कई शिकायतें मिली कि लोकसभा चुनाव के ऐलान और आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकार ये मैसेज व्हाट्सएप पर भेज रही है। जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि मैसेज पहले भेजे गए थे, मुमकिन है कि कुछ लोगों को नेटवर्क इशू के चलते देर से डिलीवरी मिली हो। आयोग से जुड़ा दूसरा अपडेट, 5 राज्यों गुजरात, पंजाब, ओडिशा, असम और पश्चिम बंगाल में तमाम अधिकारियों के आयोग ने ट्रांसफर किए। इसमें कुल 8 SP, SSP और 5 DM के ट्रांसफर ऑर्डर हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं जो राजनेताओं के करीबी थे या उनके रिश्तेदार थे, जैसे SSP भटिंडा पंजाब में और SP सोनितपुर असम में। अगली सुर्खी कांग्रेस के खेमे से निकली। पार्टी ने अपने बैंक अकाउंट फ्रीज करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। इससे पहले कांग्रेस के बड़े नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। इन नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि चुनाव से पहले बैंक अकाउंट फ्रीज कर केंद्र उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले सोनिया गांधी की बात। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रमुख विपक्षी दल की वित्तीय स्थिति पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, ये अलोकतांत्रिक है। एक और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पैसे नहीं होने से नेताओं को दूसरे शहर नहीं भेज पा रहे, रेल टिकट तक नहीं खरीद पा रहे हैं। और फिर बारी आई मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। उन्होंने कहा ईडी, IT और अन्य स्वतंत्र संस्थाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले ये हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। राजनीतिक दल टैक्स नहीं देते, बीजेपी कभी इनकम टैक्स नहीं दी, लेकिन ये लागू सिर्फ
कांग्रेस पे हो रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, सच है ना? सेटल हो जाए। राजनीतिक दल नहीं आते, बीजेपी ने कभी नहीं दिया अकाउंट। कांग्रेस के इन आरोपों का जवाब देने के लिए बीजेपी की ओर से भी प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, लेकिन उससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्विटर पर, जिसे अब एक्स कहते हैं, मोर्चा संभाला। लिखा कि जिस पार्टी ने हर क्षेत्र, हर राज्य और इतिहास के हर पल में लूट की हो, उसके लिए वित्तीय लाचारी की बात करना हास्यास्पद है। जीप से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले से लेकर बोफोर्स तक सभी घोटालों से जमा हुए पैसे का इस्तेमाल कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार में कर सकती है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात सामने आए बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा। मैं तो आपसे कई बार बात कर चुका हूं, इस परिवार ने किस तरह से नेशनल हेराल्ड की 5,000 करोड़ की संपत्ति हथिया ली। वो भी केस चल रहा है, चर्चा कर चुके हैं कि बिना सिर्फ 50 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 5,000 करोड़ की संपत्ति परिवार ने ले ली, जिस ट्रस्ट में सोनिया जी और राहुल गांधी के 76% शेयर थे। तो मित्रों, मुझे लगा कि देश को यह बताना जरूरी है। तो राहुल गांधी जी, आपकी हार तय है। दूसरी सुर्खी खेल की दुनिया से है। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ दिया। अब ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी करेंगे। धोनी, जिनके नेतृत्व में हमारे देश ने 3 आईसीसी ट्रॉफी जीती और आईपीएल में सीएसके की कप्तानी करते हुए उन्होंने 5 बार ट्रॉफी जीती। अभी वो आईपीएल से रिटायर नहीं हुए हैं और फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि धोनी ये पूरा सीजन बतौर प्लेयर खेलेंगे। सुर्खियां हो गई आखिरी में लोकसभा चुनाव से जुड़े दिन भर के अपडेट्स न्यूज रूम से। लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आई दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने 9 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। 9 लोकसभा सीट पर कौन उतर रहे हैं, उनके नाम आपको बता देते हैं। चेन्नई सेंट्रल से विनोज पी सेल्वम, वेल्लोर सीट से ए सी षणमुगम, कृष्णागिरी से सी नरसिम्हन, नीलगिरी लोकसभा सीट से एल मुरुगन, कोयम्बटूर से के अन्नामलाई, जो भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पेरम्बूर से टी आर पारिवेंधन, थुटुकोटी से नयनन नागेंद्रन, कन्याकुमारी से पौन राधाकृष्णन। इसके अलावा चेन्नई साउथ की सीट से टी सुंदरराजन, वो नाम जो पिछले 2-3 दिन से लगातार चर्चा में है, जिन्होंने गवर्नर पद से इस्तीफा दिया और कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लोकसभा में अपना प्रत्याशी भी बना दिया है। दूसरी सुर्खी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में ये अब स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी पल्लवी पटेल की पार्टी, ये दोनों अलग अलग लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। इन दोनों का 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे तो गठबंधन था, लेकिन अखिलेश यादव ने अब स्पष्ट कर दिया है और पल्लवी पटेल ने भी कि ये गठबंधन वो लोकसभा चुनाव में कंटिन्यू नहीं करेंगे। ऐसी खबरें आई थी कि 3 सीटों की मांग थी अपना दल कमेरावादी की तरफ से, फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्ज़ापुर, लेकिन इस पर बात नहीं बनी। अखिलेश यादव ने फिलहाल अपने तमाम कैंडिडेट के नाम का ऐलान भी कर दिया है और इस बात पर सहमति नहीं बनी कि ये 3 सीटें पल्लवी पटेल के खाते में दी जाएंगी। और इसी के बाद ये स्पष्ट हो गया कि दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, गठबंधन नहीं रहेगा। बता दें 2022 में दोनों पार्टियां साथ में थीं, तब पल्लवी पटेल ने सिराथू सीट से पर्चा भरा था, यहाँ से विधायकी लड़ी थी और केशव प्रसाद मौर्य को यहाँ से सपा के सिंबल पर हराया भी था। तीसरी सुर्खी कांग्रेस से जुड़ी हुई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में एक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत भारतीय जनता पार्टी के तमाम इश्तिहारों को लेकर। कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग में क्या शिकायतें की हैं। उसके मुताबिक उनको कुछ विज्ञापनों पर भारतीय जनता पार्टी की आपत्ति है, जैसे कि 2G जो घोटाला था, कथित घोटाला था, उससे जुड़ा विज्ञापन, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हम पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं, अदालत भी स्पष्ट कर चुकी है कि 2G में कोई घोटाला नहीं हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी इसे घोटाला कह के प्रचारित क्यों कर रही है अपने इश्तिहारों में। और नंबर 2, उन्होंने आपत्ति जताई है जो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई जगह, हमने पेट्रोल पंप या अलग अलग जगह देखे, जो विज्ञापन लगे रहते हैं, इन पर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये लगातार प्रचारित भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इनके तमाम नेताओं की तरफ से किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ फ़ोन किया था, रशिया में पुतिन से बात की, युद्ध रुकवाया और इसके बाद भारतीय जो वहाँ फंसे हुए थे यूक्रेन में युद्धग्रस्त क्षेत्रों में, उनको वहाँ से निकलवाया गया। इन दोनों विज्ञापनों पर रोक लगाने की मांग कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग के सामने रखी गई है। क्या ऐसा कुछ हुआ था वाकई में? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ से एक फ़ोन घुमाया था रशिया या यूक्रेन और इसके बाद युद्ध को रोका गया ताकि वहाँ जो भारतीय फंसे हुए हैं वो निकल सके? इस पर विस्तार से लल्लन टॉप ने बात की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का इंटरव्यू हमने किया है, 3 घंटे की ये बातचीत है, जिसमें इस मुद्दे पर
और तमाम अन्य मुद्दों पर विस्तार से बात हुई है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।